Hello everyone. In today's lecture we will discuss about enzymes. What are enzymes? So enzymes are the organic compounds necessary for normal metabolism of the cell and also called as regulatory substrate, and they are required in very small amount. Almost all the enzymes are protein that catalyze the biochemical reaction in the living cells, and because of this reason they are termed as biocatalyst. लगभग सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, तो इसीलिए उनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है. इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़े अमाउंट में होती है और ये जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं, तो इनको रेगुलेटरी सबस्ट्रेट भी कहते हैं. एंजाइम्स को डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने लगभग 100 ईयर्स एगो बाई, और उसके अलावा एडवर्ड बूचनर ने, जर्मन केमिस्ट थे जो, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1907 के अंदर. एंजाइम्स करते क्या हैं? तो एंजाइम्स बेसिकली सब्सटेंस की जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन, उसको स्पीड अप कर देते हैं कैटालाइज करने के लिए, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कैटालिसिस. एंजाइम्स जो हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, अभी हमने बताया था. सो एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं. समर ने 1926 में इसको एक्सप्लेन किया था. With the exception of recently discovered 2 RNA enzymes, all the enzymes are proteins except these two, or some other examples may be there, like the ribozymes, जिसको डिस्कवर किया था सैच ने 1981 में, जिसको आइसोलेट किया गया था राइबोजाइम को फ्रॉम टेट्राहाइमेना. उसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज पी फॉस्फेट डिस्कवर्ड बाय अल्टमान फ्रॉम बैक्टीरिया. एक एंजाइम जो है बाकी सारे प्रोटीन्स की तरह उसके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है, टर्सरी स्ट्रक्चर हो सकता है. अगर हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की, तो उसके पास एक बैकबोन होगी जो प्रोटीन चेन अपने आप के ऊपर फोल्ड हुई होगी, उससे बनी हुई होगी, और इस चेन के पास क्रिस क्रॉस पैटर्न होगा जिसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स बनती हैं, और ऐसी पॉकेट्स को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स. जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ पॉकेट्स फॉर्म होती हैं, कुछ सर्विक्स फॉर्म होती हैं, और इनको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स. नेक्स्ट आता है एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ सर्विस और अ पॉकेट. एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो उसकी एक पॉकेट होती है जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो जाता है, और एक सबस्ट्रेट जो है वो सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर एक एंजाइम एक्शन लेता है, जिसके ऊपर वो काम करता है. सो enzymes through their active sites catalyze the reactions to a higher rate. एंजाइम्स जो है किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, उसके रेट को एनहांस करने के लिए उसके दिए गए सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करते हैं. एंजाइम्स जो है बेसिकली ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं, अभी बताया था हमने. उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं उनसे ये कुछ मैटर्स के अंदर अलग होते हैं. इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट लिविंग सेल्स के अंदर नहीं होते हैं. कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे एंजाइम्स जो हैं, all the enzymes are proteins and have a complex molecular organization, but in case of inorganic catalyst ये जो है यूजुअली स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक द निकल, प्लेटिनम एटसेट्रा. एंजाइम्स जो हैं वो लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं. इन द सेम वे एंजाइम्स कैटालाइज ओनली स्पेसिफिक रिएक्शन. एक एंजाइम किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो एक नंबर ऑफ रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकते हैं. एंजाइम्स जो है जैसे ही हम टेम्परेचर रेज अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसे ही एंजाइम्स डिग्रेड हो जाते हैं. प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, और इसीलिए एंजाइम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है. इसीलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं. लेकिन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी एफिशिएंटली वर्क करते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी. एंजाइम्स जो हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, और इन कंपैरिजन टू एंजाइम्स इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है वो लेस एफिशिएंट होते हैं. एंजाइम्स जिनको आइसोलेट किया गया थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स से, ये जो है जो बहुत हाई टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, जैसे हॉट वेंट एंड सल्फर स्प्रिंग्स, ये थर्मली स्टेबल होते हैं ये एंजाइम्स, और इनके जो कैटालिटिक पावर है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, बिकॉज these organisms are adapted to high temperature, and to maintain their metabolism their enzymes must be
adapted to tolerate the high temperature. These organisms survive at a temperature more than 80 to 90 degree centigrade and their enzymes can work over that. इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है कुछ एंजाइम्स की जो हम थर्मोफिलस ऑर्गेनिजम्स से आइसोलेट करते हैं. नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से चेंज करते हैं. सो केमिकल कंपाउंड्स जो है वो दो तरीके के चेंजेस होते हैं उनके अंदर. एक होते हैं फिजिकल चेंजेस जो सिंपली चेंज होते हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर, शेप के अंदर, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक का कोई मीनिंग नहीं होता है. वहाँ पर किसी भी सबस्ट्रेट की किसी भी सब्सटेंस का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है लेकिन उसके कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसकी शेप चेंज हो रही है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज. दैट मीन्स द चेंज इन इट्स अपीयरेंस, उसके शक्ल के अंदर जो भी चेंज आ रहा है दैट इज फिजिकल चेंज. उसके अलावा दूसरा जो चेंज आता है दैट इज केमिकल चेंज. अब यहाँ पर फिजिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फिजिकल प्रोसेस जहाँ पर चेंज होता है वाटर की एक सब्सटेंस की स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने में. जैसे कि आइस को अगर हम मेल्ट कर देते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वाटर जो है उसको अगर हम हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर. इन द सेम वे जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. सो ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस, फिजिकल रिएक्शन के दौरान एक सबस्ट्रेट की, एक सब्सटेंस की अपीयरेंस, शेप, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है, जबकि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके जो बॉन्ड हैं वहाँ पर चेंजेस आते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में वाटर बनता है. ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन्वॉल्व किया गया है. लेकिन हाइड्रोलिसिस स्टार्च का अगर हम देखते हैं ग्लूकोज के अंदर, ये एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है और यहाँ पर जो दोनों कंपाउंड्स हैं उनका नेचर जो है वो ऑर्गेनिक होता है. किसी भी रिएक्शन के, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि उसका रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन अपॉन द टाइम, पर यूनिट टाइम जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कही जाती है. रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी. पर यूनिट टाइम जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं रेट. अगर हमें यहाँ पर डायरेक्शन मालूम होती है, डायरेक्शन भी पता होती है रिएक्शन की, तो हम इस पर्टिकुलर रेट को हम कहते हैं वेलोसिटी. एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को वो होता है टेम्परेचर. एक जनरल थंब रूल जो है वो ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है या हाफ हो जाती है. टेम्परेचर के चेंज से डबल हो सकती है या जस्ट हाफ हो सकती है एट एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन आइदर डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं either in the forward or in the backward, that means either we are increasing the temperature by 10 degree centigrade or we are decreasing the temperature by 10 degree centigrade, the rate of reaction is changes by half or double. Reaction that occurs in the presence of catalyst proceeds at a very high rate or the catalyst reaction occur at a very fast as compared to the uncatalyzed reaction. कोई भी एक रिएक्शन जिसके अंदर एक कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है वो बहुत हाई रेट के ऊपर प्रोसीड होती है एज कंपैरिजन टू द रिएक्शन वेयर नो वन कैटलिस्ट इज यूज. किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसका कैटलिस्ट एनहांस करता है. अगर हम एक रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज़ नहीं करते तो उसका जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है. जैसे एक एग्जाम्पल है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन जो यहाँ पर CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3. अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसकी प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो बहुत स्पीडली होती है. लेकिन अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे के अंदर. इफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एब्सेंट from this reaction then 200 molecules will be formed in 1 hour. लेकिन जब इस रिएक्शन के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है सो
कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन की स्पीड को ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, और यहाँ पर जो इन्हांसमेंट होता है वो होता है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। हमने बात की थी कि जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तब सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं 1 घंटे में, लेकिन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उस कंडीशन में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर सेकेंड। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है रिएक्शन का वो लगभग 10 मिलियन टाइम है। द सेम वे different type of enzymes each catalyze a unique chemical और metabolic reaction। अलग अलग एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। एक मल्टी स्टेप रिएक्शन को एक सेम एंजाइम कैटालाइज कर सकता है या डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज कर सकते हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। लाइक इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, जहाँ पर ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड के अंदर, और यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो 10 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। यहाँ पर ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है यहाँ पर 2 एडिशनल रिएक्शंस जो हैं वो भी होती हैं, एंड प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन विल बी चेंज एंड द एंड प्रोडक्ट विल ऑल्सो चेंज। इन स्केलेटल मसल्स, हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ये पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस के अंदर ये पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O के अंदर। अगर यीस्ट के अंदर एनारोबिक रिएक्शन हो रही है और वहाँ पर पायरुविक एसिड जो है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सो किसी भी रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन की कंडीशन क्या हैं। सो देखते हैं, ग्लूकोज जो है ये हमारा सबस्ट्रेट था। ग्लाइकोलाइसिस में 10 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड को अगर एनारोबिक कंडीशंस के अंदर यीस्ट अगर यूज़ किया जाता है तो यीस्ट अगर एनारोबिक कंडीशंस में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल के अंदर। अगर हम देखते हैं एरोबिक कंडीशंस के अंदर तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए लेटर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे एनारोबिक कंडीशंस अगर मसल सेल्स हमारी स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर अवेलेबल होती है तो वहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड था वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज द वन lactic acid which is responsible for the crumping of muscles. This is about the enzymes. Meet in the next video with new content. Thank you and have a good day.